हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हथेनी पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। आज का हमारा टॉपिक क्या है? राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश। सबसे पहले हम देखेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को कौन कौन से वैज्ञानिकों के द्वारा बांटा गया है। तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था प्रोफेसर वीसी मिश्रा। प्रोफेसर वीसी मिश्रा। इसके बाद में एक और वैज्ञानिक थे, उनका नाम था एस के सेन। एस के सेन। इसके बाद में तीसरे वैज्ञानिक थे, तीसरे वैज्ञानिक का नाम था डॉक्टर रामलोचन सिंह। डॉक्टर रामलोचन सिंह। इन्होंने वर्गीकरण कब किया? 1968 ईस्वी में। इन्होंने भी वर्गीकरण 1968 ईस्वी में, और इन्होंने वर्गीकरण किया 1971 ईस्वी में। देखिए, इन्होंने जो भाग बताए, इन्होंने 7 भागों में विभाजित किया। कितने भागों में? 7 भागों में। इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया राजस्थान को। इन्होंने इन्होंने बताए 2 भाग, 4 उपभाग, 4 उपभाग, और बताए 12 लघु प्रदेश। 12 लघु प्रदेश। देखिए, कितने वैज्ञानिक हैं? 3। सबसे फर्स्ट में कौन सा है? प्रोफेसर वीसी मिश्रा। उसके बाद में कौन है? एस के सेन। उसके बाद में कौन है? रामलोचन सिंह। प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने सन 1968 में 7 भागों में विभाजित किया। एस के सेन ने सन 1968 में ही 3 भागों में विभाजित किया। और डॉक्टर रामलोचन सिंह ने 2 भाग, 4 उपभाग और 12 लघु प्रदेश बताए। 12 लघु प्रदेश बताए। और कब बताए? सन 1971 में। वैज्ञानिक याद रखने हैं, प्रोफेसर वीसी मिश्रा 1968 ईस्वी 7 भाग। प्रोफेसर वीसी मिश्रा 1968 7 भागों में। एस के सेन 1968 ईस्वी 3 भाग। डॉक्टर रामलोचन सिंह 1971 ईस्वी 2 भाग, 4 उपभाग, 12 लघु प्रदेश। 2 भाग, 4 उपभाग और 12 लघु प्रदेश। इसके बाद में हम देखेंगे राजस्थान को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है। राजस्थान को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। राजस्थान को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। और चारों भागों में किसके अनुसार बांटा गया है? हरिमोहन सक्सेना के अनुसार। हरिमोहन सक्सेना के अनुसार। सक्सेना के अनुसार। सबसे पहला भाग है थारका मरुस्थल। थारका मरुस्थल। इसके बाद में दूसरा भाग है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला। तीसरा भाग है पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान। और चौथा भाग है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। सबसे पहला भाग कौन सा है? थारका मरुस्थल। दूसरा भाग कौन सा है? अरावली पर्वतमाला। तीसरा भाग कौन सा है? पूर्वी मैदान। और चौथा भाग कौन सा है? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। कितने भागों में? 4 भागों में। किसके अनुसार? हरिमोहन सक्सेना के अनुसार। उससे पहले देखें तो प्रोफेसर वीसी मिश्रा सन 1968। कितने भाग? 7 भाग। उसके बाद में एस के सेन 1968 ईस्वी। कितने भाग? 3 भाग। उसके बाद में डॉक्टर रामलोचन सिंह 1971 ईस्वी 2 भाग, 4 उपभाग, 12 लघु प्रदेश। उसके बाद में कौन है? हरिमोहन सक्सेना। कितने भागों में? 4 भागों में। चारों भाग कौन कौन से हैं? थारका मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। सबसे पहले पढ़ेंगे हम थारका मरुस्थल।
थारका मरुस्थल। देखिए थारका मरुस्थल जो है हमारे राजस्थान में उत्तर पश्चिम में है, तो इसे हम उत्तर पश्चिम मरुस्थल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? उत्तर पश्चिम मरुस्थल। उत्तर पश्चिम मरुस्थल, उत्तर पश्चिम मरुस्थल भी बोल देते हैं। अब देखिए ये जो मरुस्थल है ना, थारका मरुस्थल, इस मरुस्थल की विशेषताएं क्या हैं? मरुस्थल की विशेषताएं, मरुस्थल की विशेषताओं में क्या क्या है? वर्षा की कमी है, वर्षा की कमी होती है, यहाँ बहुत कम वर्षा होती है। उसके बाद में वनस्पति की भी कमी है, वनस्पति की कमी। तीसरा पॉइंट देखें तो खाद्यान्नों की कमी है, खाद्यान्नों की कमी। अगला पॉइंट देखें तो है कृषि योग्य भूमि की कमी, कृषि योग्य भूमि की कमी। और भी प्रतिकूल प्रभाव बहुत सारे हैं, जैसे कि देखो मरुस्थल अगर गर्म है तो तापमान अधिक होगा, अगर मरुस्थल ठंडा है तो तापमान ठंडा होगा। इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? मरुस्थल अगर गर्म है तो तापमान अधिक होगा, जैसे थारका मरुस्थल गर्म मरुस्थल है, सारा मरुस्थल गर्म मरुस्थल है। अगर मरुस्थल ठंडा है तो तापमान कम होगा, जैसे अंटार्कटिका का मरुस्थल, जैसे अंटार्कटिका का मरुस्थल। अब देखिए इससे आगे चलते हैं। मरुस्थल का जो विस्तार है ना, मरुस्थल का या फिर जो ढाल है वो किधर है? मरुस्थल की ढाल किधर से किधर है? क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि मरुस्थल की ढाल किधर से किधर है, तो मरुस्थल की ढाल हम लिखेंगे उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। उत्तर पूर्व से क्या बोलेंगे? दक्षिण पश्चिम। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम मरुस्थल का ढाल है। एक शब्द है मरुस्थलीकरण। क्या शब्द है? मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण, मरुस्थलीकरण का अर्थ है कि मरुस्थल का आगे की ओर बढ़ने की प्रक्रिया, मरुस्थल के लगातार आगे की ओर बढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मरुस्थलीकरण। मरुस्थल को लगातार आगे की ओर बढ़ने की प्रक्रिया, बढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मरुस्थलीकरण। जो मरुस्थलीकरण के लिए क्या क्या चीज उत्तरदायी हैं हम उसको भी देखते हैं कि ये मरुस्थल लगातार आगे की ओर क्यों बढ़ रहा है। सबसे पहले है इसका कारण वनोन्मूलन, वनोन्मूलन, वनोन्मूलन यानी वनों को काटना, वनों को काटना। वनों को काटने से वनोन्मूलन बढ़ रहा है। देखो और क्या है? वन का समाप्त होना, वन का समाप्त होना। और क्या है? जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन के कारण भी मरुस्थलीकरण हो रहा है। जलवायु परिवर्तन,
जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन कैसे हुई है? जलवायु परिवर्तन का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो सन 1973 ईस्वी में हमारे राजस्थान में 101 दिन वर्षा होती थी। कितने दिन वर्षा होती थी? 101 दिन, जो अब घटकर मात्र 29 दिन रह गई है। 29 दिन रह गई है। सन 1973 ईस्वी में 101 दिन वर्षा होती थी, जो अब मात्र और मात्र 29 दिन रह गई है। तो ये जलवायु परिवर्तन का ही उदाहरण है। किसका उदाहरण है? जलवायु परिवर्तन का ही उदाहरण है। अब देखिए, इस मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए हम वनों को काट रहे हैं। मरुस्थलीकरण भड़क रहा है वनों को काटने से, तो मरुस्थलीकरण रुकेगा कैसे? वृक्षारोपण करके। वृक्षारोपण करके, जनसंख्या पर नियंत्रण करके, मृदा का उचित प्रबंधन करके, जैविक खेती को बढ़ाकर। इसको एक बार लिख लेते हैं, क्या क्या है। देखो, मरुस्थलीकरण को रोकने का उपाय। मरुस्थलीकरण को रोकने के उपाय। मरुस्थलीकरण को रोकने के उपाय कौन कौन से हैं? इसके उपाय हैं वृक्षारोपण करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे? वृक्षारोपण करना। उसके बाद में जनसंख्या पर नियंत्रण। जनसंख्या पर नियंत्रण से भी मरुस्थलीकरण रुकेगा। जनसंख्या पर नियंत्रण। और कौन सी खेती करेंगे? जैविक खेती। जैविक खेती पर, जैविक खेती को बढ़ावा देंगे। जैविक खेती को बढ़ावा देंगे। देखिए, एक संस्था है और उस संस्था का नाम है काजरी। क्या संस्था है? काजरी। ये आपको याद करनी है। CAZRI। इसकी फुल फॉर्म क्या है? केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? जोधपुर में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय इसका जोधपुर में। अगर हम देखें इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी सन 1959 ईस्वी में। कब हुई थी? सन 1959 ईस्वी में। इस संस्था का उद्देश्य क्या है? इस संस्था का उद्देश्य क्या है? इस संस्था का उद्देश्य है मरुस्थलीकरण को रोकना या फिर सीमित करना। मरुस्थलीकरण को, मरुस्थलीकरण को रोकना या सीमित करना। मरुस्थलीकरण को रोकना या सीमित करना। मरुस्थलीकरण को रोकना या फिर सीमित करना किसका काम है? काजरी का काम है। काजरी का मुख्यालय कहाँ पर है? जोधपुर में। काजरी की स्थापना कब हुई थी? सन 1959 ईस्वी में काजरी की स्थापना हुई थी। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 17 जून को, कब? 17 जून 1994 में मरुस्थली दिवस घोषित किया था। कब? 17 जून को 1994 ईस्वी में मरुस्थली मरुस्थलीकरण दिवस घोषित किया था। किसे? 17 जून को। किसने किया था? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। कब किया था? सन 1994 ईस्वी में।
सन 1994 ईस्वी में मरुस्थलीकरण दिवस घोषित किया था। संस्था कौन सी है? काजरी। काजरी की फुल फॉर्म केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जोधपुर में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1959 ईस्वी में। इसका उद्देश्य क्या है? मरुस्थलीकरण को रोकना या सीमित करना। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 17 जून को सन 1994 में मरुस्थलीकरण दिवस घोषित किया था। कब घोषित किया था? 1994 में। किस दिन को घोषित किया था? 17 जून को। किसने घोषित किया था? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। अब देखिए ये प्रथम बार कब बनाया गया? प्रथम दिवस कब बनाया गया? तो ये बनाया गया 17 जून 1995 को। 17 जून 1995 को। 17 जून 1995 ईस्वी में मनाया गया प्रथम बार। प्रथम बार कब बनाया गया? 17 जून 1995 को। अब अभी हाल ही में 30वां बनाया गया है। 30वां मरुस्थलीकरण दिवस। 30वां मरुस्थलीकरण दिवस कब बनाया गया है? 17 जून 2024 को। 17 जून 2024 को बनाया गया है। ये बातें किससे संबंधित हो गई? मरुस्थलीकरण से संबंधित हो गई। एक बार मरुस्थलीकरण को दोबारा पढ़ते हैं यहीं से। थारके मरुस्थल को हम एक और नाम ले रहे हैं। क्या नाम है? उत्तर पश्चिमी मरुस्थल। इसकी थारके मरुस्थल की विशेषता क्या क्या है? वर्षा की कमी है, वनस्पति की कमी है, खाद्यान्नों की कमी है और कृषि योग्य भूमि की कमी है। इसका ढाल किधर है? थारके मरुस्थल का ढाल किधर है, यानी किधर से किधर की तरफ है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ थारका मरुस्थल है। आगे देखेंगे मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण से संबंधित क्या है कि मरुस्थल का लगातार आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है ना, मरुस्थलीकरण कहला रही है। इसकी विशेषता क्या क्या है कि मरुस्थलीकरण हो क्यों रहा है? वनों उन्मूलन की वजह से, यानी वनों को काटने की वजह से, वन समाप्त हो गए हैं इस वजह से मरुस्थलीकरण हो रहा है। जलवायु परिवर्तन की वजह से मरुस्थलीकरण हो रहा है। जलवायु परिवर्तन का हमने एक उदाहरण देखा है। सन 1973 ईस्वी में पहले 101 दिन वर्षा होती थी और अब जो घटकर मात्र और मात्र 29 दिन रह गई है। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम वृक्ष लगा सकते हैं, हम जनसंख्या पर नियंत्रण कर सकते हैं, हम जैविक खेती को बढ़ावा दे सकते हैं। एक संस्थान है, संस्थान का नाम है काजरी। काजरी की फुल फॉर्म है केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र। इंग्लिश में है सेंट्रल एरिफ जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जोधपुर में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1959 ईस्वी में। इसका उद्देश्य क्या है कि मरुस्थलीकरण को रोकना या सीमित करना। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 17 जून 1994 को मरुस्थलीकरण दिवस घोषित किया था। 17 जून को 1994 में। तो प्रथम बार कब बनाया गया? प्रथम बार बनाया गया 17 जून 1995 को। और 30वां मरुस्थलीकरण दिवस कब बनाया गया है? 17 जून 2024 को। 17 जून 2024 को। अब देखेंगे हम थारके मरुस्थल के बारे में अच्छी तरह से। देखिए थारका मरुस्थल। थारके मरुस्थल को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? दो भागों में। और दो भाग कौन कौन से हैं? दो भाग हैं। नंबर फर्स्ट है शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल। और दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थल। दूसरे को क्या बोल रहे हैं हम? अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल। देखिए थारका मरुस्थल है। थारके मरुस्थल को दो भागों में विभाजित कर दिया। दो भागों में विभाजित करने के बाद में पहला कौन सा है? शुष्क मरुस्थल। और दूसरा कौन सा है? अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल में जो वर्षा है, यह वर्षा होती है 10 से
20 सेंटीमीटर और अर्धशुष्क मरुस्थल में वर्षा होती है 20 से 40 सेंटीमीटर। 20 से 40 सेंटीमीटर। दो भागों में विभाजित किया। फर्स्ट भाग कौन सा है? शुष्क मरुस्थल। सेकंड भाग कौन सा है? अर्धशुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल में 10 से 20 सेंटीमीटर वर्षा, अर्धशुष्क मरुस्थल में 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है। अब हम पढ़ेंगे शुष्क मरुस्थल के बारे में। शुष्क मरुस्थल देखिए, शुष्क मरुस्थल में वर्षा कितनी है? 10 से 20। अर्धशुष्क मरुस्थल में वर्षा कितनी है? 20 से 40। अब हम पहला कौन सा पढ़ेंगे? शुष्क मरुस्थल। अब देखते हैं, शुष्क मरुस्थल को हमने फिर से दो भागों में विभाजित कर दिया। शुष्क मरुस्थल को भी हमने दो भागों में विभाजित कर दिया। एक भाग है बालू का स्तूप युक्त और एक भाग है बालू का स्तूप मुक्त। फर्स्ट कौन सा है? बालू का स्तूप युक्त और एक है बालू का स्तूप मुक्त। बालू का स्तूप मुक्त। एक तो बालू के साथ में है, युक्त में है। एक कैसा है? बालू स्तूप। बालू का मतलब है रेत के टीले। जहां रेत के टीले होंगे उसे एक में बालू के स्तूप युक्त में, और जहां रेत के टीले ना होकर पठार होंगे वहां क्या बोल देंगे? बालू का स्तूप मुक्त। अब देखें बालू का स्तूप युक्त में क्या क्या है। बालू का स्तूप युक्त का अर्थ ही है रेत के टीला। क्या है? रेत का टीला। रेत के टीले से हमारा संबंध, देखिए बालू का स्तूप युक्त का, बालू का स्तूप का ही मतलब क्या है? बालू का स्तूप का मतलब है, बालू का स्तूप इसका मतलब है रेत का टीला। और रेत का टीला क्या मतलब है? रेत का टीला। और रेत के टीले को ही हम क्या बोलते हैं? दोहरे या दोरियन। क्या बोलते हैं? और रेत के टीले को ही हम या तो बोलेंगे दोहरे या बोलेंगे दोरियन। अगर रेत के टीले हैं कहीं पर तो बालू का स्तूप युक्त में आ जाएगा, और अगर रेत के टीले नहीं है तो बालू का स्तूप मुक्त में आ जाएगा। तो बालू का स्तूप युक्त कितने प्रतिशत है? यह है 58.50%। कितने प्रतिशत है? 58.50%। तो ये कितना प्रतिशत बचा? 41.50% ये बचा। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल जो है 12, 80, 28, 12, 80, 28 वर्ग किलोमीटर। कैसे याद करेंगे? 12, 80, 28, 12, 80, 28 वर्ग किलोमीटर। और इसका क्षेत्रफल देखें तो इसका क्षेत्रफल है 85,660 वर्ग किलोमीटर। 85,660 वर्ग किलोमीटर। देखिए अब एक एक से पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे बालू का स्तूप युक्त। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मरुस्थल। मरुस्थल के हमने कितने भाग किए? मरुस्थल के हमने दो भाग किए। कौन कौन से? शुष्क मरुस्थल, अर्धशुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल की वर्षा कितनी है? 10 से 20 सेंटीमीटर। और अर्धशुष्क मरुस्थल में वर्षा कितनी है? 20 से 40 सेंटीमीटर। अब हमने शुष्क मरुस्थल के भी दो भाग कर दिए। कौन कौन से? बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त। बालू का स्तूप का मतलब क्या है? रेत के टीले। रेत के टीलों को हम बोलेंगे धोरे या धोरियन। तो बालू का स्तूप युक्त कितना क्षेत्रफल है? 58.50%। बालू का स्तूप मुक्त कितना क्षेत्रफल है? 41.50%। अगर इसका क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल है 12, 80, 28, यानी कि 1,28,028, 1,28,028 वर्ग किलोमीटर। एक या फिर ऐसे याद कर सकते हैं 128,028, 128,028, 128,028 वर्ग किलोमीटर क्या है? बालू का स्तूप युक्त। बालू का स्तूप मुक्त कितना है? 85,660 वर्ग किलोमीटर। अब हम
अब हम पढ़ेंगे कि बालू का स्तूप युक्त में क्या क्या है। बालू का स्तूप युक्त को कई भागों में विभाजित किया गया है और उन भागों को हम एक एक से पढ़ेंगे। देखिए बालू का स्तूप, बालू का स्तूप युक्त के प्रकार। जो बालू के स्तूप हैं इनको कई सारे प्रकारों में विभाजित किया गया है। वे कौन कौन से हैं उनको एक एक से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे अनुदैर्ध्य। क्या है? अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। देखिए अनुदैर्ध्य का मतलब क्या है? अनुदैर्ध्य का मतलब है पवनों की दिशा के समानांतर। पवनों की दिशा के समानांतर। पवनों की दिशा के समांतर। जैसे कि ये पवन है, अगर पवन इधर से चल रही हैं तो बालू का स्तूप कैसे बनेगा? इस तरह से। और इस तरह से अगर बन रहा है तो वो कौन सा बालू का स्तूप है? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। कौन सा बालू का स्तूप है? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। इसका विस्तार कौन कौन से जिलों में है? इसका विस्तार कौन कौन से जिलों में है? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप का विस्तार जैसलमेर में। कहाँ कहाँ? देखिए जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी और नंबर 4 पर जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर ग्रामीण। कितने जिलों में? 4 जिलों में। कौन कौन से? जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी और जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर ग्रामीण। देखिए इस बालू का स्तूप में अन्यों की तुलना में सबसे ज्यादा वनस्पति पाई जाएगी। सर्वाधिक वनस्पति पाई जाती है। सर्वाधिक वनस्पति पाई जाती है और सर्वाधिक वनस्पति पाई जाएगी, इसी को हम क्या बोलते हैं? ये जो बालू का स्तूप है ना, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, इसकी जो लंबाई है ना वो सर्वाधिक मिलेगी। यानी बालू का स्तूप की लंबाई सर्वाधिक। लंबाई भी कैसी मिलेगी? सर्वाधिक। अनुदैर्ध्य पवनों की दिशा के समांतर चलेगा। जिधर से पवन आ रहे होंगे उधर से ही। कौन कौन से जिले में है? जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी, जोधपुर ग्रामीण। सर्वाधिक वनस्पति इन्हीं जिलों में पाई जाएगी। यानी अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप में सर्वाधिक वनस्पति पाई जाती है और अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप की लंबाई जो है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है। अब हम पढ़ेंगे अनुप्रस्थ। कौन सा? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। सेकंड पे कौन सा है? अनुप्रस्थ। देखिए अनुदैर्ध्य में क्या था? समानांतर। तो अनुप्रस्थ में क्या हो जाएगा कि पवनों की दिशा के लंबवत। पवनों की दिशा के लंबवत।
पवनों की दिशा के लंबवत। पवनों की दिशा के लंबवत बनेगा। अगर इधर से पवन आ रही हैं तो बालू का स्तूप का निर्माण कैसे होगा, इस तरीका से लंबवत होगा निर्माण निर्माण। और ये कौन कौन से जिले में आ रहा है, इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, इसका विस्तार है पुंगल बीकानेर में। पुंगल बीकानेर स्थान विशेष है, पुंगल बीकानेर। झुंझुनू में है इसका विस्तार। चूरू में होगा इसका विस्तार। एक स्थान है सूरतगढ़, और सूरतगढ़ कहाँ पर है, श्री गंगानगर में। सूरतगढ़ में श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। एक स्थान और होगा रावतसर, रावतसर। और रावतसर कहाँ पर है, हनुमानगढ़। इन जगहों पर कैसा बालू का स्तूप का निर्माण हो रहा है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का। कौन कौन से जिले हैं, जगह हैं, पुंगल बीकानेर, झुंझुनू, चूरू, सूरतगढ़ और रावतसर। सूरतगढ़ कहाँ पर है, श्री गंगानगर में। रावतसर कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में। कौन कौन से जिले हैं, बीकानेर में का पुंगल, झुंझुनू, चूरू, सूरतगढ़। सूरतगढ़ कहाँ पर है, श्री गंगानगर। और हनुमानगढ़ का कौन सा जगह है, हनुमानगढ़ की जगह है रावतसर। समझ में आई बात। सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा, अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य पवनों की दिशा के समानांतर जगह कौन कौन सी हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी और जोधपुर ग्रामीण। उसके बाद में पढ़ा हमने अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ में जगह कौन कौन सी हैं, पुंगल बीकानेर, झुंझुनू, चूरू, सूरतगढ़ गंगानगर और रावतसर हनुमानगढ़। उसके बाद में पढ़ेंगे बरखान। क्या पढ़ेंगे, बरखान। अगला है बरखान, नंबर 3 है बरखान। देखिए बरखान में क्या है, बरखान में है कि इसकी जो आकृति है ना वो अर्धचंद्राकार आकृति बन जाती है। कैसी आकृति बन जाती है, अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार आकृति। कैसी आकृति बन जाती है, अर्धचंद्राकार। फर्स्ट कौन सा पढ़ा था हमने, अनुदैर्घ्य। उसके बाद में अनुप्रस्थ, और उसके बाद में क्या पढ़ रहे हैं, बरखान। और बरखान की आकृति कैसी बन जाती है, अर्धचंद्राकार। जैसे इधर से हवाएं आ रही हैं तो इस तरह से ये आकृति बन जाएगी। कैसी बन जाएगी, अर्धचंद्राकार की तरह। इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, इसका विस्तार देखेंगे हम। इसका विस्तार है भालेरी, चूरू। इसका विस्तार कहां पर है, भालेरी, चूरू में। जगह का नाम है भालेरी, कहां पर है, चूरू में। उसके बाद में सीकर। उसके बाद में कहां पर है, सीकर। इसके बाद में ओसिया, जोधपुर। ओसिया, अब ये ओसिया है कहां पर, जोधपुर ग्रामीण में। किस में है, जोधपुर ग्रामीण में। और एक और जगह है करणी माता। करणी माता, करणी माता कहां पर है बताइए, देशनोक बीकानेर में। करणी माता कहां पर है, देशनोक बीकानेर। अगर हम बात करें कि सर्वाधिक बरखान कहां पर है, तो सर्वाधिक है चूरू में। सर्वाधिक बरखान कहां पर बनते हैं, तो सर्वाधिक बनते हैं चूरू में। देखिए अर्धचंद्राकार के कौन कौन सी जगह पर विस्तार है, भालेरी, चूरू में, सीकर में, ओसिया,
जोधपुर ग्रामीण और करणी माता देशनोक बीकानेर में। 4 जगह हैं, बालेरी चूरू, सीकर, ओसिया जोधपुर और करणी माता देशनोक बीकानेर में। अगर हम बात करें बरखान की, तो बरखान मध्य में से चौड़ा और मध्य में से कैसा होता है, चौड़ा। मध्य में से कैसा होता है, चौड़ा। ये जो बरखान है ना, ये सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप है, सबसे ज्यादा गतिशील है, सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप, सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप है। सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप। अब देखेंगे हम इससे अगला, अगला है तारा बालू का स्तूप। तारा कौन सा है, तारा। नाम क्या है इसका, नंबर 4 पर तारा बालू का स्तूप। तारा का बालू का स्तूप में क्या है कि अनियमित हवाओं के प्रभाव द्वारा नियमित, बहुत सारी हवाएं चल रही होंगी, अनियमित हवाओं के द्वारा निर्मित, अनियमित हवाओं के द्वारा, अनियमित हवाओं के द्वारा निर्मित। अनियमित हवाओं के द्वारा निर्मित में क्या है, देखिए कैसे बनेगा, एक स्टार होता है ना, उस तरह से बन जाएगा। जैसे तारा होता है ना, उसी तरह से इसका निर्माण हो जाएगा। इसका विस्तार कौन कौन सी जगह पर है, इसका जो विस्तार है, इसका विस्तार है सोनगढ़ जैसलमेर, सोहनगढ़ जैसलमेर, और दूसरा विस्तार एक और जगह पर बनते हैं ये सूरतगढ़ श्रीगंगानगर। सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में भी पाए जाते हैं, सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में भी पाए जाते हैं। एक बालू का स्तूप है यारडन। कौन सा बालू का स्तूप है, यारडन। या फिर इसे ही हम लहरदार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लहरदार। कौन सा नंबर है, 5। देखिए सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा था, सबसे पहले पढ़ा था अनुदैर्घ्य, उसके बाद में अनुप्रस्थ, उसके बाद में बरखान, उसके बाद में तारा, और अब कौन सा पढ़ेंगे, देखिए क्या नाम है बालू का स्तूप का, यारडन बालू का स्तूप, यारडन, या फिर लहरदार बालू का स्तूप। यारडन बालू का स्तूप या फिर लहरदार, लहरदार बालू का स्तूप। इसी ही बालू का स्तूप को हम एक नाम और देते हैं, उसका नाम है उर्मिका। क्या नाम है, उर्मिका। ये बनता कैसे है, ये बनता है लहरों की तरह। इस तरह से इसका विस्तार होगा और हवाओं की दिशा इस तरह से होगी। देखिए इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, इसका जो विस्तार है, इसका विस्तार देखेंगे हम। वैसे तो संपूर्ण मरुस्थल में सबसे ज़्यादा इसी तरह के बनते हैं, लेकिन प्रमुखतः देखें तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर ग्रामीण, यानी कि जहाँ जहाँ अनुदैर्घ्य बन रहा है वहाँ वहाँ उर्मिका भी बन रहा है। जहाँ जहाँ अनुदैर्घ्य है वहाँ वहाँ उर्मिका। तो अनुदैर्घ्य में कौन कौन से थे, अनुदैर्घ्य में थे सब जैसलमेर,
दूसरे पे कौन था, बाड़मेर, और कौन था, बीकानेर, और कौन था, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण। एक और बचा इसमें, फलौदी, फलौदी। अब देखिए इसके बाद में है एक और बालू का स्तूप, उसका नाम है नेटवर्क बालू का स्तूप। क्या नाम है, नेटवर्क बालू का स्तूप। अब नेटवर्क नाम क्यों दे रहे हैं इसको, छह पर कौन सा है, नेटवर्क बालू का स्तूप, नेटवर्क बालू का स्तूप। देखिए ये कैसा है, लगातार बनने वाला है, लगातार बनता है, लगातार बनने वाला, लगातार बनने वाला। और कौन कौन से जिलों में बन रहा है, दो जिलों में बन रहा है, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, श्री गंगानगर व हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में बन रहा है। देखिए बनता कैसे है कि इधर से अगर हवा चल रही है तो पहले ऐसे बन जाएगा, फिर ऐसे, फिर लगातार ऐसे ऐसे ही बनता रहेगा। तो ये नेटवर्क ही तो है, एक तरह का नेटवर्क बनता जा रहा है। इसीलिए इसे कौन सा बालू का स्तूप बोल रहे हैं, नेटवर्क बालू का स्तूप। कहाँ कहाँ बन रहा है, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में। अभी हमने यार्डन बालू का स्तूप पढ़ा था, ये कहाँ कहाँ बन रहा है, जैसलमेर में, बाड़मेर में, बीकानेर में, जोधपुर में। उससे पहले हमने पढ़ा था तारा बालू का स्तूप, वो कहाँ कहाँ था, सोनगढ़ और सूरतगढ़। उससे पहले हमने पढ़ा था बरखान, बरखान कहाँ कहाँ पता है, भालेरी, सीकर, ओसिया और करणी माता। उससे पहले अनुप्रस्थ पढ़ा था, अनुप्रस्थ कहाँ कहाँ पर है, पुंगल, झुंझुनू, चूरू, सूरतगढ़ और रावतसर। और अनुदैर्य कहाँ कहाँ पर था, अनुदैर्य था जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी, जोधपुर ग्रामीण। इसके बाद में है सब्र काफीज। क्या नाम है, सब्र काफीज, नाम क्या है, सब्र काफीज। सब्र काफीज, सब्र काफीज कैसे बनता है, सब्र काफीज है, छोटे छोटे बालू का स्तूप को सब्र काफीज कहते हैं। जो छोटे छोटे बालू का स्तूप है ना, जितने भी हैं सभी को क्या बोलते हैं, सब्र काफीज। छोटे छोटे, छोटे छोटे बालू का स्तूप को सब्र काफीज कहते हैं। छोटे छोटे कैसे, जैसे ये कोई पेड़ है और इधर से हवा चल रही है तो यहाँ कोई बालू का स्तूप बन गया। इस तरह से पेड़ों के पास में या किसी घर के पास में कहीं भी छोटे छोटे जो बालू का स्तूप बनते हैं, उन सभी को क्या बोल रहे हैं हम, सब्र काफीज। इसका विस्तार पूरे संपूर्ण मरुस्थल में रहा है। विस्तार कहाँ पर है, संपूर्ण मरुस्थल, संपूर्ण मरुस्थल में इसका विस्तार हो जाएगा। अगला हम देखें, अगला है अवरोधी बालू का स्तूप। कौन सा, अवरोधी बालू का स्तूप। देखिए कौन सा नंबर है, 8 नंबर पे। अवरोधी बालू का स्तूप। अवरोधी बालू का स्तूप में क्या है, अवरोध के कारण, किसके कारण, अवरोध के कारण निर्मित बालू का स्तूप। जैसे कोई अवरोध आ गया उसके कारण जो स्तूप बनेंगे, अवरोध के कारण। अवरोध किस किस का हो सकता है, अवरोध
जैसे पेड़ आ गया कोई, झाड़ी आ गई कोई, पर्वत हो गया कोई, पर्वत के कारण, कोई पेड़ की वजह से बालू का स्तूप बन गया, कोई झाड़ी की वजह से बन गया, कोई पर्वत के कारण बन गया, तो इसका नाम क्या बोलेंगे? अवरोध बालू का स्तूप। इसका सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ पर है? इसका विस्तार है, इसका विस्तार है सबसे पहले जोबनेर, और जोबनेर कहाँ पर है? जयपुर ग्रामीण में, जयपुर ग्रामीण में। उसके बाद में हर्ष की पहाड़ी, उसके बाद में क्या है? हर्ष की पहाड़ी, और हर्ष की पहाड़ी कहाँ पर है? सीकर में। हर्ष की पहाड़ी कहाँ पर है? सीकर में। और उसके बाद में पुष्कर, पुष्कर की पहाड़ी, पुष्कर की पहाड़ी। इसके बाद में पुष्कर की पहाड़ी कहाँ पर है? अजमेर में। इसके बाद में एक और है कुचामन। देखिए कितनी जगह पर? 4 जगह पर। कौन कौन से? जोबनेर जयपुर ग्रामीण में, हर्ष की पहाड़ी सीकर में, पुष्कर की पहाड़ी अजमेर में, और कुचामन, जगह का नाम है कुचामन सिटी, नागौर में। अब देखिए कौन सा है? अवरोधी बालू का स्तूप। अवरोधी बालू का स्तूप किस कारण से? अवरोध के कारण से, जैसे पेड़, झाड़ी, पर्वत के कारण। विस्तार कहाँ कहाँ पर है? जोबनेर जयपुर ग्रामीण में आता है, हर्ष की पहाड़ी सीकर में, पुष्कर की पहाड़ी अजमेर में, और कुचामन एक नया जिला बनाई है। इसके बाद में देखेंगे, इसके बाद में एक और बालू का स्तूप है, उसका नाम है पैराबोलिक बालू का स्तूप। क्या नाम है? पैराबोलिक बालू का स्तूप। पैराबोलिक बालू का स्तूप। देखिए पैराबोलिक में क्या है कि हमने इससे पहले बरखान पढ़ा था। बरखान में क्या था कि बरखान में अर्धचंद्राकार बन रहा है, और उस बरखान का ही विस्तारित रूप, यानी कि चंद्रमा थोड़ा सा बड़ा बन जाए, उसी का ही विस्तारित रूप क्या कहलाता है? पैराबोलिक कहलाता है। बरखान का विस्तारित रूप। बरखान का विस्तारित रूप। रूप पैराबोलिक कहलाता है। लेकिन ये बरखान के विपरीत रूप में है, बरखान के विपरीत बनता है, बरखान के विपरीत बनता है। जैसे देखिए बरखान किस तरह से बनेगा? अगर इधर से हवा चल रही है तो बरखान बनेगा इस तरह से, लेकिन ये कैसे बनता है? विपरीत। अगर इधर से हवा चल रही है तो ये बनेगा ऐसे, इस तरह से बनेगा। इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? इसका विस्तार है सबसे पहले सीकर, दूसरे पर है चूरू, नंबर 3 पर है झुंझुनू, और 4th पर है नीम का थाना। कितने जगह पर है? 4 जिलों में। कौन कौन से जिले? सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना। सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना। ये तो हो गए हमारे। अब इन्हीं को हम एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। देखिए मरुस्थल से ही चलते हैं। थार का मरुस्थल। थार के मरुस्थल को हम क्या बोलते हैं?
उत्तर पश्चिमी मरुस्थल बोलते हैं। थार के मरुस्थल को क्या बोलते हैं? उत्तर पश्चिमी मरुस्थल। थार के मरुस्थल की विशेषताओं में क्या क्या है कि वर्षा की कमी रहती है, वनस्पति की कमी रहती है, खाद्यान्नों की कमी है और कृषि योग्य भूमि की कमी है। इसका ढाल किधर है? इसका ढाल है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की तरफ। अब देखिए मरुस्थलीकरण क्या है? मरुस्थलीकरण को लगातार बढ़ने की प्रक्रिया, मरुस्थल को लगातार बढ़ने की प्रक्रिया। मरुस्थल लगातार बढ़ क्यों रहा है? वनों को काटने की वजह से, वन समाप्त हो गए इस वजह से, और जलवायु परिवर्तन की वजह से। जलवायु परिवर्तन का एक उदाहरण है कि सन 1977 ईस्वी में हमारे राजस्थान में 101 दिन वर्षा होती थी, जो अब घटकर मात्र और मात्र 29 दिन रह गई है। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं? हम उपाय कर सकते हैं वृक्षारोपण लगा सकते हैं, जनसंख्या पर नियंत्रण कर सकते हैं, जैविक खेती को बढ़ावा दे सकते हैं। उसके बाद में एक संस्था है और संस्था का नाम है काजरी। क्या नाम है? काजरी। और काजरी की फुल फॉर्म क्या है? केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है जोधपुर में। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई है सन 1959 ईस्वी में। इसका उद्देश्य क्या है? मरुस्थलीकरण को रोकना या सीमित करना। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 17 जून को सन 1994 में मरुस्थलीकरण दिवस घोषित किया था। यानी सन 1994 में 17 जून को मरुस्थलीकरण दिवस घोषित कर दिया। 17 जून 1995 को पहला मरुस्थलीकरण दिवस बनाया गया और 30वां मरुस्थलीकरण दिवस 17 जून 2024 को बनाया गया है। थार के मरुस्थल को हमने दो भागों में विभाजित किया। फर्स्ट भाग था शुष्क मरुस्थल और सेकंड भाग था अर्धशुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल में जो वर्षा है वह है 10 से 20 सेंटीमीटर और अर्धशुष्क मरुस्थल में वर्षा 20 से 40 सेंटीमीटर। शुष्क मरुस्थल को हमने दो भागों में बांटा, बालू का स्तूप युक्त में और बालू का स्तूप मुक्त में। बालू का स्तूप युक्त कितना प्रतिशत है? 58.50%। और बालू का स्तूप मुक्त कितना प्रतिशत है? 41.50%। बालू का स्तूप का मतलब क्या है? रेत का टीला। और रेत के टीलों को हम क्या बोलते हैं? धोरे या धोरियन। अब देखिए बालू का स्तूप के प्रकार कितने हैं? इसके कितने प्रकार पढ़े हमने? 9 प्रकार पढ़े हैं। और सबसे पहला प्रकार कौन सा है? अनुदैर्ध्य, पवनों की दिशा के समानांतर। तो पवनों की दिशा के जो समानांतर होगा उसे हम क्या बोलेंगे? पवनों की दिशा के जो समानांतर बालू का स्तूप बनेंगे उनको बोलेंगे अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। इनका विस्तार कहाँ कहाँ है? इनका विस्तार है जैसलमेर में, बाड़मेर में, फलौदी में और जोधपुर ग्रामीण में। सर्वाधिक वनस्पति अनुदैर्ध्य में ही मिलेगी और सबसे ज्यादा लंबाई भी अनुदैर्ध्य की ही होगी। उसके बाद में हम था अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। पवनों की दिशा के लंबवत, जिधर से दिशा आ रही होंगी उधर से लंबवत बनेगा और ये स्थान विशेष में बनता है। पुंगल बीकानेर में बनता है, झुंझुनू में बनता है, चूरू में बनता है, सूरतगढ़ श्री गंगानगर में बनता है, रावतसर हनुमानगढ़ में बनता है। देखिए तीसरे पर हमने पढ़ा था बरखान। और बरखान क्या था? अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार का मतलब क्या है? जिधर से हवा आ रही होंगी एक चंद्रमा की सी आकृति बन जाएगी। कहाँ कहाँ बनती है? बालेरी चूरू में, सीकर में, ओसिया में, करडी माता में और कौन सी जगह पर? करडी माता पर। सबसे ज्यादा अगर बात करें तो सब सर्वाधिक कहाँ पर बन रही है? चूरू में। सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप कौन सा है? बरखान। सबसे ज्यादा गतिशील कौन सा है? अब देखिए तारा बालू का स्तूप, अनियमित हवाएं, चारों तरफ से हवाएं हवाएं आ रही हैं तो कैसा बन जाएगा? एक तारों की तरह, एक तारे की तरह बन जाता है। इसका विस्तार कहाँ पर है? इसका विस्तार सिर्फ दो जगह, सोहनगढ़ जैसलमेर और सूरतगढ़ गंगानगर। सोहनगढ़ जैसलमेर और सूरतगढ़ गंगानगर में। एक है यार्डन बालू का स्तूप। इसका नाम लहरदार बालू का स्तूप भी है, इसका नाम उर्मिका बालू का स्तूप भी है। इसका विस्तार जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, फलौदी। एक है नेटवर्क बालू का स्तूप। यह सिर्फ दो जिलों में, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। उसके बाद में सब्रकाफीज, छोटे छोटे बालू का स्तूप को सब्रकाफीज कहते हैं, पूरे मरुस्थल में बनेंगे। एक है अवरोधी बालू का स्तूप जो कि अवरोध के कारण बनता है। अवरोध के कारण कैसे? जैसे कोई पेड़ आ गया, कोई पर्वत आ गया, कोई झाड़ी आ गई, उसकी वजह से अवरोध बालू का स्तूप बनता है। और अवरोध बालू का स्तूप कितने हैं? चार जगह पर मिलेंगे। जोबनेर जयपुर ग्रामीण में, हर्ष की पहाड़ी पर, पुष्कर की पहाड़ी अजमेर पर और कुचामन में।
उसके बाद में पढ़ा था हमने पैराबोलिक बालू का स्तूप, और पैराबोलिक बालू का स्तूप बरखान का विस्तारित रूप है और बरखान के विपरीत बनता है, लेकिन बरखान के विपरीत बनता है, जो कि मैंने चित्र में समझाया है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? इसका विस्तार है सीकर में, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, यानी जो शेखावाटी क्षेत्र है पैराबोलिक से घिरा हुआ है। सीकर, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना। देखिए अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं इससे संबंधित कि राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर में बनते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप, सर्वाधिक बालू का स्तूप कहां पर बनते हैं? जैसलमेर में। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि सर्वाधिक प्रकार के बालू का स्तूप, तो जोधपुर ग्रामीण करेंगे। सर्वाधिक प्रकार के बालू का स्तूप, तो फिर क्या करेंगे? जोधपुर ग्रामीण। सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर में, लेकिन सर्वाधिक प्रकार के बालू का स्तूप जोधपुर ग्रामीण में बनते हैं। जोधपुर ग्रामीण में बनते हैं। देखिए एक होता है सीप। क्या होता है? सीप। जब हवा द्वारा निर्मित अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप जो मिट्टी के अभाव में पूर्ण विकसित नहीं हो पाता, यानी कि अर्धचंद्राकार है और वो पूरा नहीं हो पाया, तो वह कौन सा बन जाएगा? सीप कहलाता है। क्या कहलाता है? सीप। क्या बोलेंगे इसे? अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप जो पूरा ना हो। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप जो मिट्टी के अभाव से, मिट्टी के अभाव से पूरा ना हो, जो मिट्टी के अभाव से पूरा ना हो। यह किसका प्रकार है? यह प्रकार है अनुदैर्ध्य का। किसका प्रकार है? अनुदैर्ध्य का प्रकार है। आज की हमारी क्लास यहीं तक रहेगी, इसके बाद में हम पढ़ेंगे कल।